ये इस सेशन में हम कंप्यूटर का एक या दो चैप्टर कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज लेना है। नॉलेज से भी ज़्यादा जरूरी है अंडरस्टैंडिंग होना। लॉजिक के साथ ही अंडरस्टैंडिंग होगा। खैर, अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज पर ज़्यादा फोकस रहेगा दैन कंप्लीटिंग एनी चैप्टर। सो स्टार्टिंग में आई वांट टू से कि सब्जेक्ट नेम कह सकते हो या कुछ और। तो सब्जेक्ट नेम इज कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस। और इसमें हम चैप्टर जो कंप्लीट करेंगे वो है वो कम्युनिकेशन। आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम कम्युनिकेशन चैप्टर, देन आई विल मूव ऑन नेटवर्क, देन ओएसआई मॉडल। देखो, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन समझना इज इजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कंप्यूटर। लेट्स सी। लगभग ये होगा वन वन पेज का। लगभग वन पेज का और इजी भी है। जैसे वन पेज है, होता है कि कोई एक पेज है लेकिन वो उसमें कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चीजें होती है। लेकिन ये बिल्कुल सिंपल है, हम इसे रिलेट कर सकते हैं। ये इतना सा। अच्छा, लेट्स कंटिन्यू इट। तो कम्युनिकेशन हम अपने लैंग्वेज में जो भी जानते हैं वही मतलब है, बस कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर दूसरा है। कम्युनिकेशन मतलब होता है एक दूसरे से वार्तालाप करना। हम अपनी बात को किस तरह रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं दूसरों के सामने। हम अपनी बात को किस तरह बता पाते हैं दूसरों को। तो एक तो होता है कि साउंड, वॉइस के थ्रू। एक लिख कर, एक टेक्स्ट के माध्यम से। एक ही जो पहले चला करता था मेल, अब ईमेल जीमेल चल रहा है। ये सभी एक वे है कम्युनिकेट करने का। एक जगह से दूसरी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करने का। उसी प्रकार कंप्यूटर में भी होता है कि कोई एक व्यक्ति कहीं और है तो वो दूसरे जगह पर, एक व्यक्ति दूसरा है जो दूसरी जगह पर, उस व्यक्ति से कैसे कम्युनिकेट कर पाए। फोन फोन इज अ फोन इज फोन इज अ डिवाइस। उसके हेल्प से वो कम्युनिकेट कर पाए। लेट्स गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। तो कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है कि हम वार्तालाप किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से। इसमें डिवाइसेस यूज होगा क्योंकि हम हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कंप्यूटर। सो डिवाइसेस, यू विल सी कि डिवाइसेस विल बी थर्ड पर्सन, मीडियम पर्सन। सो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा और इंफॉर्मेशन। यानी एक मिनट, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा, यानी डाटा को प्रोसेस करने का जो प्रोसेस है, दैट इज व्हाट इज अ कम्युनिकेशन। या फिर इंफॉर्मेशन को जो ट्रांसफर करने का प्रोसेस होता है, दैट इज व्हाट इज अ कम्युनिकेशन। ये है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कंप्यूटर। डिड यू अंडरस्टैंड? दिस इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कंप्यूटर। हमारी लैंग्वेज जो देखिए, जो हम अपनी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन होता है, थोड़ा सा डिफरेंट है। बस इसमें डिवाइसेस प्रोसेस होती है, डिवाइसेस प्रोसेस नहीं होता, डिवाइसेस यूज होती है। और डाटा या इंफॉर्मेशन प्रोसेस होकर वो डाटा या इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह, प्रोसेस होकर होता है। प्रोसेस सीपीयू ये वगैरह वगैरह अंदर जो भी काम चल रहा था उसके माध्यम से प्रोसेस होता है। अच्छा, इट टेक्स प्लेस बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस। सर, डिवाइसेस का प्रयोग तो होगा, बिना डिवाइसेस के तो नहीं हो सकता डाटा ट्रांसफर या इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। इट रिक्वायर्स सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम, प्रोटोकॉल। ये सभी रिक्वायरमेंट। सेंडर वो होता है जो सेंड कर रहा है, रिसीवर वो होता है जो रिसीव कर रहा है, ट्रांसमिशन मीडियम वो होता है जो कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा है, दैट इज व्हाट इज अ ट्रांसमिशन। प्रोटोकॉल की जाए तो प्रोटोकॉल मुझे लगता है ये एड्रेस होना चाहिए, लेकिन प्रोटोकॉल के बारे में हम डिटेल से जाने। फिलहाल के लिए आई कैन एक्सप्लेन completely about sender, receiver, transmission medium. Sender means person who is sending the message. Receiver means person who is receiving the message. Transmission medium means medium. मीडियम एक मीडियम पॉइंट है। जो मीडियम जो मीडियम में रहेगा वो क्या करेगा कि डाटा को, पहले डाटा को
भेजेगा दूसरे स्थान पर, दूसरे व्यक्ति के पास। इसका काम होता है, ये ट्रांसमिशन मीडियम का काम, यानी ये मीडियम पर्सन की तरह काम। नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन कैन बी वायर्ड और वायरलेस। यानी आज के तौर पर क्या हो रहा है, ज्यादा आज के तौर पर वायरलेस कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन इसके हिसाब से चले तो ये कहना चाह रहा है कि कम्युनिकेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो वायर्ड के या वायरलेस। और मुझे लगता है दोनों यूज हो रहा है, पर ज्यादातर वायरलेस हो रहा है। अब ज्यादा कौन हो रहा है, कम कौन हो रहा है, इससे हमें अभी मतलब हमारा इस पॉइंट पे बस इतना फोकस है कि कम्युनिकेशन दो तरीके से होता है, वायर्ड और वायरलेस। आज जो फोन एक व्यक्ति, जैसे मान लो दो व्यक्ति है, फोन के माध्यम से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, लेकिन वहाँ वायरलेस चल रहा है। रेडियो वेव्स हो सकता है वगैरह वगैरह, रेडियो वेव्स था वो तो आएगा ही ना, अगर वो वायरलेस है तो आपको कोई वेव्स आएगा। इट इज यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क्स, टेलीकम्युनिकेशन एंड द इंटरनेट। क्या यूज किया जाता है, वायर और वायरलेस इज यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क्स और टेलीकम्युनिकेशन या इंटरनेट में यूज किया जाता है। जैसे इंटरनेट, अगर इंटरनेट भी यूज किया जा रहा है तो वायर्ड भी यूज किया जाता है, वायरलेस। वायरलेस तब यूज किया जाता है जब वो वायर वायर पॉसिबल ना होता है। ठीक है। कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस। यानी कम्युनिकेशन क्या है, डाटा का एक्सचेंज करना, इधर से उधर देना दो डिवाइसेस के बीच में। मेरे पास एक डिवाइस है, एक डिवाइस दूसरा पर्सन के पास हो सकता है। मैं जैसे अपने मोबाइल से डाटा भेज रहा हूँ दूसरे पर्सन पर, तो डाटा जा रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन, या फिर डाटा भी एक्सचेंज हो सकता है, डाटा जा भी सकता है। मैंने भेजा तो मैं कहलाऊंगा सेंडर, उसने रिसीव किया तो वो कहलाएगा रिसीवर। जो बीच में ट्रांसमिशन हो रहा है वो होता है ट्रांसमिशन मीडियम, और ये सभी प्रोटोकॉल की हेल्प से ही पॉसिबल। एक आईपी प्रोटोकॉल या फिर आईपी एड्रेस होता है, वो एक एड्रेस होता है उस व्यक्ति का। व्यक्ति मतलब क्या नहीं, मतलब डिवाइस होता है उसका एड्रेस होता है। ठीक, डिटेल्स में पढ़ेंगे आईपी एड्रेस प्रोटोकॉल के बारे में, ताकि कोई कंफ्यूजन। यानी एक तरह से बोल सकते हो आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल होना चाहिए, तो वो एड्रेस, मतलब वो एड्रेस ये बताता है कि आपको इस एड्रेस पे जाना है, डाटा इस एड्रेस पे जाना है। ठीक है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें, बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ डाटा फ्लो, यानी जो डाटा फ्लो होता है डायरेक्शन डायरेक्शन में, उस पर बेस्ड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बात करें तो हमारे पास तीन आता है, मुख्य तौर पर तीन। एक होता है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। सिंप्लेक्स वर्ड से ही बहुत ही, बहुत नहीं तो 90% क्रिस्टल क्लियर है कि सिंपल कम्युनिकेशन की बात करें। अब डायरेक्शन की बात करें तो डाटा फॉलोज फॉलोज, यानी डाटा जो जाता है, जो डाटा जाता है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में जाता है, सिर्फ एक डायरेक्शन। मतलब समझ रहे हो? उधर से नहीं आ सकता। मान लो कि इधर से डायरेक्शन जा रहा तो उधर से, इधर से डाटा जा रहा तो उधर से डाटा नहीं आएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, सेंडर कैन ओनली सेंड, लेकिन रिसीवर कैन नॉट सेंड। सर, रिसीवर कैन ओनली रिसीव, बट रिसीवर कैन नॉट send anything, send any data. This type of communication is known as a simplex communication. समझ रहे? यानी सेंडर सिर्फ सेंड कर सकता है और रिसीवर सिर्फ रिसीव कर सकता है। रिसीवर सेंड नहीं कर सकता और सेंडर रिसीव नहीं कर सकता। ये इसका एक दूसरा मतलब हुआ कि डाटा एक डायरेक्शन में फॉलो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, फ्लो बोलना चाहिए, फॉलो नहीं, फ्लो हो रहा है एक डायरेक्शन। इसमें मेन चीज यही है कि डाटा है वो एक ही डायरेक्शन फॉलो होगा। और आगे आप पर टीवी वगैरह, नो फीडबैक पॉसिबल, उधर से कोई फीडबैक नहीं आता। लेकिन आज जो हम मॉडर्न टाइम में जी रहे हैं, जो डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, मोबाइल या फिर टेलीफोन बोल रहा हूँ, ये लैपटॉप वगैरह, डेस्कटॉप, इसमें फीडबैक का भी ऑप्शन आता है। यानी हम तो जो उधर से डाटा दिया जा रहा है हम तो यूज कर रहे हैं, तो हम अपना बातें भी बता सकते हैं। जैसे मान लो कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है तो वहां से फीडबैक दे सकता है, अपनी बात पहुंचा सकता है उस सॉफ्टवेयर के टीम के पास। उसके लिए एक ऑप्शन दिया जाता है फीडबैक।
तो इस केस में क्या हुआ कि हम दोनों तरफ से डाटा दे रहे हैं, इधर से उधर। लेकिन सिंपलेक्स कम्युनिकेशन में ऐसा नो फीडबैक, मतलब नो फीडबैक पॉसिबल, फीडबैक भेजने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहता। एग्जाम्पल से टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, जो कि पहले के जमाने में चलता था, आज भी बहुत कम संख्या हो चुका है इसका। रेडियो आज भी बहुत, पहले अगर बात करें 10 साल पहले तो ये चलता था रेडियो, लेकिन आज इसकी संख्या बहुत कम हो चुकी है। कीबोर्ड कंप्यूटर, ये सभी वायर्ड, जैसे कीबोर्ड में आई एम यूजिंग कीबोर्ड, तो यहाँ पर वायर्ड है कीबोर्ड कंप्यूटर। ये सभी एग्जांपल्स है सिंपल कम्युनिकेशन। इसमें एक एक नोट पॉइंट ये है कि सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन इज अ वन वे कम्युनिकेशन, ना कि टू वे कम्युनिकेशन। सिर्फ एक तरफ संचार हो सकता है, ठीक है। सेकेंड जो हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है, इसमें क्या होता है कि एक तरफ से मान लो कि दो व्यक्ति है, डाटा भेज रहा है, तो उधर से जब वो डाटा भेजेगा तब वो एक्टिव, एक डायरेक्शन एक्टिव रहेगा। जैसे ही वो डायरेक्शन डीएक्टिव होगा तब इधर से द सेकेंड पर्सन जो भेजना चाहेगा तो उसका डायरेक्शन एक्टिव, यानी एक टाइम में जो डाटा भेज रहा है तो सिर्फ एक डायरेक्शन एक्टिव है। अगर दूसरा जब एक्टिव होगा डायरेक्शन, तो पहला डीएक्टिव होकर दूसरा डायरेक्शन एक्टिव। ये मतलब हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। यहाँ पर क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है कि दोनों तरफ से तो आ रहा है डायरेक्शन, दोनों तरफ से तो डाटा डाटा फ्लो हो रहा है, तो फिर ये फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स में क्या अंतर है? अंतर सिर्फ इतना कि जब एक तरफ से एक डायरेक्शन से डाटा भेजा जाता है तो जो दूसरा डायरेक्शन से डाटा आना चाहिए वो डीएक्टिव रहता है, डीएक्टिव। जैसे ही दूसरा दूसरा तरफ से डाटा भेजा जाता है तो पहला का जो डाटा फॉलो का डायरेक्शन था वो डीएक्टिव हो गया। समझ रहे हो, एक एक्टिवेट होगा तो दूसरा डीएक्टिवेट होगा। दिस इज व्हाट इज हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, यानी डाटा फॉलोज इन बोथ डायरेक्शन, लेकिन एक टाइम पर एक बन जाएगा, ना कि एक टाइम पर दोनों तरफ से डायरेक्शन फॉलोज, बट नॉट एट द सेम टाइम। वन डिवाइस वन वन डिवाइस सेंड्स द अदर रिसीव्स अल्टरनेटिव। पहले पहला डिवाइस सेंड करेगा तो वो रिसीव करेगा, जब वो रिसीव करेगा तब उसके बाद दूसरा भेज सकता है अपना डाटा। एग्जाम्पल क्या है, वॉकी टॉकी, जो कि हमारे सोल्जर्स वगैरह, आर्मी वगैरह यूज करते हैं वॉकी टॉकी। दिस इज लाइक ए फोन, बट इसमें उतना उतना फीचर्स नहीं रहता जितना हमारे स्मार्टफोन में होता है। यह स्पेशली सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है, कोई डाटा पे हैक ना कर ले, या फिर दो सोल्जर्स के बाद में जो भी बातें हो रही हो उस बातों को थर्ड पर्सन ना सुन सके, इसलिए इस तरह की वॉकी टॉकी फोन का आविष्कार किया गया होगा, ठीक है। ऑल द टू वे ऑल द टू वे रेडियोस, ये भी एग्जांपल है ऑफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का, ठीक। नेक्स्ट, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन इज अ टू वे बट नॉट सिमल्टेनियसली। टू वे है बट नॉट सिमल्टेनियस। जो नेक्स्ट आने वाला है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, ये यहाँ ये जो होगा फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन विल बी सिमल्टेनियस। इसमें क्या होता है कि एक टाइम पर हम डाटा दो बार इधर उधर दोनों एट द सेम टाइम डाटा भेज सकता है, एट द सेम टाइम। ये होता है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। लेट्स गेट मोर इंफॉर्मेशन। डाटा फ्लोज इन बोथ डायरेक्शन सिमल्टेनियसली। ये जो वर्ड है मेन चीज है, सिमल्टेनियसली फॉर द डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, ठीक, नो प्रॉब्लम। बोथ डिवाइसेस कैन सेंड एंड रिसीव एट द सेम टाइम। समझ रहे हो, सिमल्टेनियसली मतलब यही होता है एट द सेम टाइम। इन दोनों डिवाइसेस एक टाइम पर डाटा सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। रिसीवर, यहाँ पर क्या होता है कि सेंडर रिसीवर बन सकता है और रिसीवर सेंडर बन सकता है, दोनों कभी भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, क्योंकि एक टाइम पर दोनों चीज हो रहा है ना, सेंडर रिसीवर, रिसीवर सेंडर बन जा रहा है तो सेंडर रिसीवर सेंडर बन जा रहा है तो सेंडर रिसीवर बन जा रहा है। ये इस तरह की कम्युनिकेशन का क्या बोलते हैं, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। मोस्ट इफिशिएंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है, ये होता है मोस्ट इफिशिएंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। आज ज्यादातर यही तो कम्युनिकेशन यूज हो रहा है, बस सोल्जर में ये जरूरी है, ये कम्युनिकेशन जरूरी है, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। बाकी पहले जमाना में चला करता था सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। अब जो ज्यादा चल रहा है वो
जो अब जो ज्यादातर के कम्युनिकेशन चल रहा है वो है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। स्मार्टफोन है, मोबाइल फोन है, वीडियो कॉल है। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन allows simultaneously two-way data। लेट्स अटेम्प्ट क्वेश्चन, शायद ये 10 क्वेश्चन हो, शायद हो। 10 क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन लेट्स अटेम्प्ट। तो पहला क्वेश्चन है कि विच अमंग द फ्लोइंग, निम्नलिखित में जो दिया गया उसमें से कौन सा डील्स विथ एक्सप्लोरिंग एप्रोप्रिएट एंड ऑनेस्ट बिहेवियर्स रिलेटेड टू ऑनलाइन एनवायरनमेंट्स एंड डिजिटल मीडिया। वाह, ये तो पूरा कंप्लीटली अलग है। यहाँ पर क्या बोला, जैसे साइबर सिक्योरिटी है, साइबर लॉ है, साइबर इथिक्स है, साइबर सेफ्टी। अभी तक तो हम तो सिर्फ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन देना चाहिए। तो शायद इसमें ऐड किया है साइबर वाला, ऐड किया है इसमें, साइबर वाला ऐड किया है इसमें, साइबर फिशिंग वगैरह, इसमें साइबर वाला क्वेश्चन आएगा, फायरवॉल ये सब। शायद इस पर बेस्ड कुछ ही क्वेश्चन होगा, स्पाईवेयर ये सभी तो अब आया यहाँ। यस, यानी कुछ क्वेश्चन है इसलिए दोनों कंबाइन करके दिया गया। ये सॉफ्टवेयर था, कल हमने कंप्लीट किया था, तो इसका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 11 होना चाहिए। अच्छा, टेलीविजन ट्रांसमिशन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये एग्जांपल है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, इसका ये आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है इन विच कम्युनिकेशन मोड डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम। तो वो तो फुल डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स यानी B। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड ट्रांसमिशन मोड, मैंने कितने से कौन सा इनवैलिड ट्रांसमिशन मोड हुआ, इनवैलिड तो कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स इनवैलिड, इनवैलिड, तो आंसर इज सी। दैट्स इट। कुछ ही क्वेश्चन थे बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन, क्योंकि छोटा चैप्टर भी था। इसके बाद लेट्स गेट लेट्स अंडरस्टैंड साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी जितना यूजफुल आजकल टेक्नोलॉजी है उतना ही खतरनाक भी होता है, अगर हम सही तरीके से यूज न करें। उतना ही साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है यहाँ पर सिक्योरिटी मिलता है इंटरनेट पर एक तरफ से। मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सारे आजकल वालवेयर या फिर स्पाईवेयर ये सब वायरस होता है, एक तरफ से उसे बचना है तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी हम कोई एक्शन ले सकते, तभी हम कोई एक्शन ले सकते। ये शायद 2 पेजेस या फिर 3 पेजेस, 3 पेजेस में 4 पेजेस, इससे हम डिटेल्स में इंफॉर्मेशन लें, बिकॉज यू कैन लिंक विथ इट, यू कैन रिलेट इट विथ योर। कैसी है ये जिंदगी, साइबर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, साइबर मतलब बट लेट्स से यहाँ बता रहा है साइबर सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर्स, कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना, नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना और डाटा को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम साइबर अटैक्स। एक तरफ साइबर अटैक्स हो रहा है तो दूसरी तरफ साइबर सिक्योरिटी होना जरूरी है। आज के समय में साइबर अटैक्स की संख्या बढ़ चुकी है। रीजन इज लोग ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट यूज कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आउटपुट मिल रहा है, जैसा उन्हें टास्क की जरूरत है वो अपना टास्क टास्क कर पा रहे हैं इंटरनेट पर, और उन्हें आउटपुट भी वैसा ही मिलता है जैसा उन्हें चाहिए होता है। इसलिए वो इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, और इंटरनेट को यूज कर रहे हैं इसका मतलब, और देखो जैसे संख्या बढ़ेगा इंटरनेट यूजर का तो ऑफकोर्स साइबर अटैक्स बढ़ेगा।
तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि एक तरफ अगर साइबर अटैक्स बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ हर व्यक्ति के पास साइबर सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन होना चाहिए ताकि वो अवेयर रहे। Got it? तो साइबर सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि इट प्रोटेक्ट्स कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड डाटा को प्रोटेक्ट करे। ये सोच के देखो ना, एक वायरस का फाइल अगर डाल दिया गया कोई भी तरीके से, तो डाटा को तो वो क्या कर देगा, क्या बोलते हैं उसे, डैमेज डैमेज या फिर वो वर्ड क्या यूज होता है, आई डोंट नो। तो एक तरह से वो डाटा क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। ये वायरस के थ्रू हो सकता है एंड इट इज ए पॉसिबल, हुआ भी है, हो भी सकता है, लेकिन अभी के टाइम में थोड़ा कम है, क्योंकि ऑलरेडी जो बाय डिफॉल्ट होता है वो जो, जैसे मान लो माइक्रोसॉफ्ट टीम है, तो वो इस पर विचार करती है कि साइबर सिक्योरिटी पर भी ध्यान रहना चाहिए टीम का, क्योंकि अगर ध्यान नहीं रहेगा तो उन्हीं का नुकसान है। जितना उनका वो सब करते हैं उतना काफी है, लेकिन हमारी तरफ से भी इसके बारे में अवेयर रहना चाहिए। ठीक है, देखो ये किस किस पर असर करता है साइबर अटैक्स। एक तो कंप्यूटर पर असर करेगा, जैसे अटैक हुआ साइबर अटैक तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन का एक्सेस लगेगा कंप्यूटर से। जैसे मान लो क्या बोलते हैं, कैमरा का एक्सेस, ये सभी किस में मौजूद है कंप्यूटर। नेटवर्क्स का भी, उस नेटवर्क्स पे भी साइबर अटैक्स हो सकता है। डाटा डाटा पर आमतौर पर तो डाटा पर तो हो ही रहा है ना, इधर से उधर डाटा जा ही रहा है, हम लोग का कोई डाटा वगैरह इधर से उधर हो ही जा रहा है। साइबर अटैक, डाटा पर साइबर अटैक्स का होने का मतलब क्या, कि जो अटैक किया वो डाटा उसके पास चला गया, हमारा डाटा या किसी पार्टिकुलर पर्सन का डाटा चला गया, यही तो मतलब वो साइबर अटैक ऑन डाटा। तो सिंपली बात करें तो साइबर सिक्योरिटी मतलब प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर्स नेटवर्क डाटा फ्रॉम साइबर अटैक्स, दैट्स इट। इट प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस, मतलब कि जैसे मान लो कि कोई चीज ऑथेंटिक नहीं है, तो उस चीज से हमें ये बचाता है साइबर सिक्योरिटी। और जो चीज ऑथेंटिक नहीं है, तो इसका मतलब वहां पर पॉसिबिलिटी बस बढ़ जाता है कि वो चीज हमारे लिए हार्म हो सकती है, हार्म पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। ऑथेंटिक है इसका मतलब हम उस पर 95% बिलीव कर सकते हैं यूज करने के। ऑथेंटिक का मतलब ये हुआ। इट प्रिवेंट्स डाटा थ्रिफ्ट, या डाटा थ्रिफ्ट से हमें बचाता है, डाटा चोरी हो जाए उससे बचाता है। इट प्रिवेंट्स डैमेज, या हमें डैमेज होने से बचाता है, मतलब कि डाटा डैमेज होने से बचाता है, या कोई भी चीज़ डैमेज हो जाए, कंप्यूटर में जो भी हार्डवेयर वगैरह कुछ भी डैमेज हो जाए उस चीज़ से बचाता है। तो एक तरफ से तो यूजफुल है। दिस साइबर सिक्योरिटी इज नॉट क्या बोलते हैं टूल, लेकिन बहुत सारे ऐसे टूल्स आते हैं, सॉफ्टवेयर आते हैं, एप्लीकेशंस आते हैं जो साइबर सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। ऐसे सॉफ्टवेयर या एप्स ऐसे बहुत सारे आते हैं। तो ओवरऑल सेकंड पॉइंट तो ये था कि इट प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस, डाटा थ्रेफ्ट से बचाता है और डैमेज होने से बचाता है। इट इंश्योर्स कॉन्फिडेंटली, यानी आप ये इंश्योर कर देता है कि आप ये चीज को कॉन्फिडेंटली यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे अनऑथराइज्ड एक्सेस है तो वहाँ जैसे मान लो कोई भी चीज अनऑथेंटिक नहीं है, तो वो इंश्योर कर देगा कि ये आपके लिए हार्मफुल, सो इमिडिएटली अनइंस्टॉल इट। मान लो कोई फाइल है, डिलीट करो, ये कहेगा। मान लो कोई ऐप एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, तो कहेगा कि दिस एप्लीकेशन इज हार्मफुल एंड इमिडिएटली अनइंस्टॉल इट। एक तरफ से क्या मिल रहा है, मैसेज मिला, उससे लगा होगा उसको उसमें कोई चीज कमी आई होगी, अनऑथेंटिक लगा होगा, तभी तो वो दिया एक तरफ से, तो मैसेज दे देता है, मैसेज पॉपअप करके आता है एक तरफ से। तो ये कॉन्फिडेंस एक तरफ से देता है। फिर इंटीग्रिटी एंड
अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा, डाटा की अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित करता है। यानी यह डाटा की गोपनीयता, गोपनीयता बोले तो बहुत जितना हो सके, ये साइबर सिक्योरिटी क्या करता है, जितना हो सके वो डाटा को गोपनीयता रखता है, यानी प्राइवेसी पूरी तरह से प्राइवेट रखता है, जितना ये साइबर सिक्योरिटी करता है। पूरी तरह इसका जो काम होता है डाटा को प्राइवेट रखना, अनखटता इन इंटीग्रिटी और उपलब्धता सुनिश्चित करता है। फिर उसके बाद साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट सिस्टम। देखो डाटा के अलावा देखे तो साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को भी प्रोटेक्ट करता है एंड डाटा को भी फ्रॉम डिजिटल अटैक, डिजिटल अटैक से। जो ये देखो अटैक्स आजकल ये फिजिकली नहीं होता है, डिजिटली होता है, क्योंकि बहुत कुछ डिजिटल हो चुका है ना, तो इसलिए डिजिटल अटैक्स हो गए, डिजिटल अटैक्स। तो साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट सिस्टम, सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, डाटा को भी, किससे, डिजिटल अटैक्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी देखिए, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है। देखो सब कोई भी सॉफ्टवेयर बना, कोई भी एप्लीकेशन बना, तो सबका तो अपना अपना ऑब्जेक्टिव होगा। उसी प्रकार साइबर सिक्योरिटी के भी अपना ऑब्जेक्टिव है, मकसद है, पर्पस। इट प्रोटेक्ट, इट प्रोटेक्ट्स पर्सनल एंड सेंसिटिव डाटा, ये इसकी मेन ऑब्जेक्टिव। पर्सनल और सेंसिटिव डाटा को प्रोटेक्ट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव। इट प्रिवेंट हैकिंग एंड मालवेयर अटैक्स। मालवेयर अटैक्स एक तरह से वायरस की तरह काम करता है, हैकर से बचाता है ये साइबर सिक्योरिटी। और जो मालवेयर अटैक्स होते हैं, वायरस जैसे कोई चीज फाइल में वायरस बना के भेज दिया गया, वो सब चीज से प्रिवेंट करता है, मतलब बचाता है और दूर रखता है। इट इंश्योर्स सेफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। आज के टाइम में देख सकते हैं कि हमारे हाथ में जल्दी फिजिकल नोट नहीं आता, जल्दी हाथ में आता। ऐसे चाहे तो हम जहाँ एटीएम निकाल लें, लेकिन जल्दी हम नहीं देख पाते फिजिकल नोट इन आवर हैंड। सब चीज क्या हो चुका है, डिजिटल। इवन पेमेंट भी डिजिटल हो चुका है। तो जो हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सोच के देखो ना, अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कोई हैक कर लो, उसमें हो जाए वगैरह, हैकिंग वगैरह, वायरस वगैरह, मालवेयर अटैक्स हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अकाउंट अकाउंट या फिर जो मनी वगैरह, वो तो एआई सुधर कर देगा। कितनी बड़ी रिस्क की चीज़ है, तुरंत रोड पर आना, तुरंत रोड पर आ जाएगा कोई व्यक्ति। तो यही साइबर सिक्योरिटी है कि आपको इंश्योर करता है कि आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पूरी सेफ्टी तरीके से कर सकते हैं। मेंटेन सिस्टम रिलेबिलिटी, सिस्टम की विश्वसनीयता को बनाए रखता है। ये यही साइबर सिक्योरिटी आपको इतना विश्वास देता है कि आप सिस्टम को यूज कर सकते हैं। यू आर कंप्लीटली फ्री ऑफ साइबर अटैक्स। Cyber security aims to data systems and online activities. यानी साइबर सुरक्षा का उद्देश्य डाटा सिस्टम और ऑनलाइन गतिविधियों को सुरक्षा ही करना होता है। ऑनलाइन में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, सिस्टम में जो ये मेन जो सिस्टम पर हम कर पा रहे हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चला पा रहे हैं, उस सभी को पूरी तरह से सिक्योर रखता है। कॉमन साइबर थ्रेट्स देखे, जो कि बहुत ही कॉमन है आजकल, बहुत लोग डरते भी हैं और डरना भी चाहिए, क्योंकि ये सब हो भी रहा है कॉमन। ये सब जो कॉमन साइबर थ्रेट्स है बिल्कुल कॉमन, रेयर है, सो आई विल टॉक अबाउट रेयर होगा। तो कॉमन क्या है आजकल, वायरस। बहुत हमने सुना है वायरस, वायरस इसका फुल फॉर्म होता है वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज। इसका मतलब क्या होता है, इट अटैक्स टू फाइल्स और प्रोग्राम। अटैच नहीं है, अच्छा ये अटैच है। इट अटैच टू फाइल्स और प्रोग्राम। ये क्या आता है, ये अट्रैक्ट करता है फाइल्स, मतलब कि अटैच हो जाता है फाइल्स या प्रोग्राम्स में अटैच हो जाता है। कोडिंग में भी शायद प्रोग्राम्स हो गई होगा ना, इंस्टॉल। यानी ये अटैच होता है किसके साथ, फाइल्स के साथ। आज देखते हैं हम, अभी भी अगर देखोगे अपने कंप्यूटर में तो थोड़ा बहुत वायरस होगा, उसे डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ये उतना नुकसानदायक नहीं होता। नहीं, बट अगर वह ज़्यादा वायरस उसमें बन जाता है तो फिर नुकसान कर देता है। इट स्प्रेड्स व्हेन इन्फेक्टेड फाइल इज एक्सिक्यूटेड। ये तब फैलता है जब संक्रमित फाइल के चलने पर फैलता है। संक्रमित फाइल यानी एक्टिव फाइल के चलने पर ये फैलता है, ये वायरस।
यानी एक से ज़्यादा बढ़ सकता है, धीरे धीरे बढ़ सकता है। ये तब फैलता है जब इन्फेक्टेड फाइल को एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है। मेन चीज़ इसमें ये भी है कि ये अटैच रहता है, ये अटैच होता है किसके साथ, फाइल और प्रोग्राम के साथ। फिर उसके बाद है डैमेज, इट डैमेज और डिलीट डाटा। इसका जो मेन काम होता है ना, क्योंकि ये अटैच है फाइल के साथ, मेन काम इसका यही होता है डाटा को डैमेज करना या डिलीट करना वायरस, क्योंकि ये अटैच फाइल के साथ रहता है। फर्स्ट वायरस था जो कि क्रीपर बाय बॉब थॉमस, 1971 की बात है, फर्स्ट वायरस। तब ये पता चला था उस टाइम के बाद। मूव्ड इट मूव्ड अक्रॉस, कौन, ये वायरस मूव्ड अक्रॉस द ARPANET to display the message, I am the creeper, catch me if you can। इसका मतलब समझ रहे हो कि एक तरफ से दे रहा है, क्या बोलते हैं वो, वार्निंग दे रहा है कि आई एम द क्रीपर, आई एम वायरस, इफ यू कैन कैच मी देन कैच। यानी यह ARPANET के माध्यम से फैलता था, जिसकी बात हो रही है क्रीपर, यह ARPANET के माध्यम से फैलता था और संदेश दिखाता था कि मैं क्रीपर हूँ, अगर पकड़ सके तो पकड़ लो। ये उस टाइम की बात है, 1971 की बात। और मैसेज क्या दिखाया था, आई एम क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। इस तरह का मैसेज दिखाया था उस टाइम की बात। तो क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि फर्स्ट वायरस का सबसे आसान, और ये किसके माध्यम से फैलता था, माध्यम से। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट जो वायरस है वो है वॉर्म, कॉमन साइबर थ्रेड्स के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, वॉर्म। देख रहे हो वॉर्म का फिगर, सेल्फ रिपीटिंग, यानी खुद को क्या करता है, वो रिपीट करता है। वॉर्म क्या करता था, खुद को रिपीट करता था। इट स्प्रेड्स ऑटोमेटिकली अक्रॉस नेटवर्क, ये नेटवर्क के माध्यम से खुद को फैलाता था। ये फैलाना मतलब खुद को रिपीट करना, कॉपी बनाना अगेन एंड अगेन, ये काम था वॉर्म का। डज नॉट नीड यूजर एक्शन, बिना यूजर एक्शन के ये वॉर्म होता, ये अपने आप को कॉपी करता था बिना एक्शन। इसको यूजर एक्शन की कोई जरूरत नहीं। तो समझ सकते हो कि कभी भी कितना भी कॉपी, आज के टाइम में ये सब नहीं होगा, ये वॉर्म नहीं होगा। वायरस हो सकता है थोड़ा बहुत, ये अपने आप हार्ट उठ जाता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट होगा ना साइबर सिक्योरिटी, इसमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल वगैरह, इसमें एक्शन के द्वारा होता है। लेकिन ये इसमें यूजर एक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिकली फैलता रहता है। फैलता कुछ इस तरह है कि वो अपने आप को कॉपी, जितना जितना कॉपी करता जाएगा, इसका मतलब वो उतना ही अपने रेंज बढ़ाता जा रहा है, रेंज बढ़ाता जा रहा है। एग्जाम्पल्स है स्टैक्सनेट है, मैडम, ये मैडियम है, ये सब एग्जाम्पल्स है वॉर्म के। वॉर्म स्प्रेड्स विदाउट ए होस्ट फाइल, इससे होस्ट करने की जरूरत नहीं, ये बिना होस्ट फाइल के फैलता है। यह वॉर्म बिना किसी होस्ट फाइल के फैलता है। ठीक है। नेक्स्ट जो कॉमन साइबर थ्रेट्स है वो है ट्रोजन हॉर्स। इसके पीछे एक छोटा सा इंटरेस्टिंग कहानी, छोटा सा एक इंटरेस्टिंग कहानी, आई वांट टू आई वांट टू आई वांट टू टेल यू वो कहानी, ट्रोजन हॉर्स की। बहुत पहले के जमाने की बात है, जो कि ये रियल शायद था, रियल। ये इसमें हॉर्स नाम का एक हॉर्स वर्ड ऐड है ना, तो क्या हुआ था कि दो पर्सन के बीच में लड़ाई हो रहा था। दो पर्सन के बीच में लड़ाई है, होता क्या, लड़ाई हो रहा है तो हो रहा है। तीसरा पर्सन ने क्या कहा, दो पर्सन के बीच में कोई मतलब शायद जमीन या कुछ चीज को लेकर हो रहा होगा, कब्जा वब्जा को लेकर। तो तीसरा पर्सन आता है कि कहता है कि, जैसे घोड़ा दिखाता है और कहता है कि जो इससे हरा पाएगा, आई डोंट नो एग्जैक्ट स्टोरी, बट वो इंटरेस्टिंग स्टोरी था। तो जो तीसरा पर्सन होता है वो एकदम बहुत बड़ा घोड़ा लेकर आता है, जो कि लकड़ी का बना होता है, बहुत बड़ा, बहुत। तो वो सामने एक मैदान में उतारता है उसे, लकड़ी घोड़े को। लेकिन कहानी में ट्विस्ट कहाँ पर आता है कि
जब खेल स्टार्ट किया जाता है, दिखाया जाता है कि मेन ये क्या है, क्यों बनाया गया, वगैरह वगैरह। तो जब मेन पॉइंट जो स्टार्ट होता है, एक जो अटैक होता है वहां का, अटैक ये होता है क्योंकि मेला था ना, जैसे एक मैदान था जो होता है ना, युद्ध मैदान, युद्ध मैदान। तो सब बहुत सारे लोग वहां बैठे हुए थे, और वही काम था ये इस घोड़े का। तो उस घोड़े में क्या था, उतने बड़े घोड़े में सैनिक्स वगैरह बैठे हुए थे। और जैसे ही ओपन हुआ तो सब ने अटैक कर दिया, जितने भी लोग थे वहां पे बैठे। समझ रहे हो, यही तो अटैक करता है वायरस की तरह। वहीं से ये नाम आया ट्रोजन। उतना बड़ा लकड़ी घोड़ा था, यानी उसमें सब उतना बड़ा इसलिए बनाया गया था ताकि बिना कोई प्रवेश के, बिना कोई बैरियर के सैनिक एंट्री कर सके और लोगों को जमा कर सके, और वहां पर वो सबको एकदम दफना दिया जाए। और उस, मुझे लगता है कि एरिया को कब्जा करने के लिए वैसा किया गया, एरिया को कब्जा कर, फिर एक जिसने ये सब किया वो कब्जा कर रहा था, किया फिर उसने वो। तो वहीं से मुझे लगता है ट्रोजन हाउस हॉर्स का नाम है। इट अपीयर्स एज लेगिटिमेट सॉफ्टवेयर, क्या है तो वैध सॉफ्टवेयर के रूप में दिखाई देता है, वैध सॉफ्टवेयर के। इट परफॉर्म्स मैलिशियस एक्शन इन बैकग्राउंड, बोले तो बैकग्राउंड में हानिकारक, हानिकारक मालसियस, मैलिशियस मालवेयर बोलते हैं ना, मालवेयर। तो इसमें इसी में एक मैलिशियस का मीनिंग निकलता है। मैलिशियस का मतलब होता है हानिकारक। यह बैकग्राउंड में हानिकारक गतिविधियां करता है, बैकग्राउंड में ये वर्क करता है। एक तरह से बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर या बन सकता, जैसे मान लो लैपटॉप में तो एक सॉफ्टवेयर के रूप में बनाया और बस वो बैकग्राउंड में काम कर रहा है, बैकग्राउंड में काम कर रहा है, यानी हानिकारक एक तरफ से प्रोड्यूस कर रहा है, हानिकारक चीज। तो इसका काम कैसा है, एज अ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा और बस बैकग्राउंड में अपना एक्शन कर रहा है। डज नॉट रिफ्लेक्ट इटसेल्फ, ये अपने आप को दोबारा दोबारा रिपीट नहीं करता, प्रतिकृति नहीं बनाता। एग्जाम्पल रखने या टेनी बैंकर, टेनी बैंक। ट्रोजन disguises itself as a genuine software। ट्रोजन अपने आप को इस तरह दिखाता है कि आई एम जेन्युइन सॉफ्टवेयर, मतलब कि ऐसा बिलीव लगेगा कि हाँ ये ऑथेंटिक है, वी कैन ट्रस्ट ऑन दिस वेबसाइट। लेकिन घोड़े में तो ऐसे हो रहा था ना, बाहर से कितना बड़ा लग रहा था, सबको अच्छा लग रहा था, लेकिन अंदर उतना ही डेंजरस चीज। इसी प्रकार सॉफ्टवेयर में होता है, ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि बाहर से पूरा विश्वास दिखाता है, लेकिन पूरा विश्वास और पूरा लगता है अच्छा सॉफ्टवेयर बना रहता है, लेकिन अंदर जो मेन काम होता है वो सॉफ्टवेयर के अंदर होता है, वो अंदर बैठ के वार करता है। तो ट्रोजन डिस्क्रिप्स इटसेल्फ एज अ जेन्युइन सॉफ्टवेयर, ट्रोजन स्वयं को असली सॉफ्टवेयर के रूप में छिपाता है। नाउ नेक्स्ट है ट्रोजन, बोलेंगे ट्रोजन। नेक्स्ट है रैनसोमवेयर, रैनसोमवेयर। इट एनक्रिप्ट्स और लॉक्स डाटा। एक तरफ देखो तो डाटा को एनक्रिप्ट करना भी जरूरी है, डाटा को लॉक करना भी जरूरी है, लेकिन ये उल्टा खेल खेलता है। रैनोसोमवेयर रैनोसोमवेयर उल्टा खेल खेलता है। अगर आपका डाटा है उसको हैक कर लेगा, फिर उसको हैक करने के बाद एनक्रिप्ट कर देगा, एनक्रिप्ट करने के बाद वो आप लॉक कर देगा डाटा, यानी ये उसके कंट्रोल में चला, उसके कंट्रोल में चला। एनक्रिप्ट कर दिया, यानी हमारे पास तभी आएगा वो डाटा जब वो चाहेगा, डाटा को अनलॉक वही करेगा। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो आपसे मनी ले सके, बदले में कुछ ले सके, इसलिए करता है। वो ये कहता है कि अगर चाहते हो कि डाटा डिक्रिप्ट हो, डाटा तुम्हारे पास है, डाटा अनलॉक हो, तो देन पे मनी। इट डिमांड्स, दैट पर्सन डिमांड्स मनी टू रिस्टोर एक्सेस। हम जैसे ही डाटा इनक्रिप्ट होगा किसी और पर्सन के द्वारा, जैसे ही डाटा लॉक होगा किसी और पर्सन के द्वारा, हम डाटा, अपने डाटा को एक्सेस नहीं कर पाए जब तक वो डिक्रिप्ट और अनलॉक। ऐसे फिनोमिना को बोलते हैं रैनोसोमवेयर, या फिर ऐसे अटैक को बोलते हैं रैनोसोमवेयर। एग्जाम्पल्स है वैलेंट्री,
नॉट प्रोटिया और कंट, नाम कुछ अजीब है। ये सभी एरानोसोमवेयर साइबर थ्रेड के एग्जाम्पल। ऐसे ऐसे थ्रेड्स में ये प्योर थ्रेड्स हैं। एरानोसोमवेयर डिमांड्स मनी, ये ज्यादातर मनी डिमांड करते हैं। याद रखना, रैनोवेयर एसवेयर ये इनक्रिप्ट करता है आपके डाटा को, डाटा को लॉक करता है। वो इसलिए करता है ताकि आपसे मनी पे करवा सके, एग्जाम्पल से यानी के लिए। और नेक्स्ट है स्पाईवेयर। स्पाई से ही मतलब है जासूसी, जासूसी करना। सीक्रेटली मॉनिटर्स यूजर एक्टिविटी, एकदम गोपनीयता से यूजर की एक्टिविटी को परखता है, यूजर की एक्टिविटी को एक सीसीटीवी कैमरा की तरह वो नजर देता है यूजर की एक्टिविटी पर, और इसी को बोलते हैं स्पाईवेयर। सीक्रेटली मॉनिटर्स यूजर एक्टिविटी, यानी यूजर एक्टिविटी को मॉनिटर करता है कौन, स्पाईवेयर। इट स्टील्स पर्सनल एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, यह हमारे पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुराता है। कैसे चुराता है? बाय मॉनिटरिंग यूजर एक्टिविटी, जो यूजर एक्टिविटी एक्टिविटी कर रहा है उसी के द्वारा वो पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्टील कर लेता है। एग्जाम्पल्स है की लॉगर्स। मान लो मैंने कीबोर्ड पर कोई कोई की प्रेस की, तो उससे तुरंत इंफॉर्मेशन चल जाएगा कि मैंने शिफ्ट शिफ्ट प्रेस किया। मान लो मैंने प्लस प्रेस किया, तो उससे तुरंत इंफॉर्मेशन चल जाएगा कि यूजर ने प्लस प्रेस किया। ये सभी हो पा रहा है बिकॉज ऑफ स्पाइविंग। ऐसे काम करता है। और इसी इसी जो मॉनिटर कर रहा है ना यूजर एक्टिविटी, यहीं से वो पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, मतलब इस तरीके से वो यूजर एक्टिविटी है मॉनिटर कर रहे हैं, इसी तरीके से वो डाटा को स्टील करता है। स्पाईवेयर वर्क्स सीक्रेटली, बहुत ही गुप्त रूप से ये काम करता है, प्राइवेट होगा काम, हमें पता नहीं चलता। अगर ये इंस्टॉल भी हो जाएगा तो अपने आप को पूरा सिक्योर कर लेगा यूजर एक्टिविटी, इतना सिक्योर कर लेगा कि यूजर यूजर को, मतलब कि बिगनर यूजर को तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। यहाँ तक कि प्रोफेशनल को भी पता नहीं चलता, लेकिन अगर प्रोफेशनल ये तय कर ले कि मुझे पता ही करना है, तो कैसे पता चल जाएगा एट टाइम। लेकिन वही बहुत टाइम बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद, लेकिन कंक्लूजन ये है कि आसानी से पता नहीं चलता। ये इस तरह से अपने आप को सीक्रेट सीक्रेटली हिडन करता है अपने आप को। दिस इज नोन एज स्पाईवेयर। स्पाई से समझे ना, जासूसी करने वाला वेयर। मुझे लगता है वेयर का मतलब होता है मालसिशियस, यानी नुकसान। नेक्स्ट है एडवेयर। ये बहुत इंटरेस्टिंग। जैसे जैसे हम जैसे जैसे इंटर यूजर बढ़ रहा है, इंटरनेट यूजर बढ़ रहा है, इसका मतलब है ऐड दिखाना भी बढ़ रहा है। लोग ऐड से ही पेमेंट कमा रहे हैं। अगर ऐड नहीं हो तो फिर तो उतना ही इंटरनेट यूजर, मतलब कि जो कंटेंट फ्री में दिखाया जा रहा है वो सभी नहीं दिखाया जाएगा फ्री। हर चीज पर पेड़ लग जाएगा। जो चीजें फ्री में दिखाया जा रहा है बिकॉज ऑफ ऐड, इसलिए ऐड आता है ना। अब यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट है थोड़ा सा। एडवेयर, ये ऐड ये ऐड का यूज करता है। एडवेयर ये ऐड का यूज करता है, लेकिन ये ये क्या करता है, वो ऐसा ऐड क्रिएट करता है कि अगर यूजर ने उससे क्लिक किया उस ऐड पर, तो जिस 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 काम के लिए उस ऐड को बनाया गया था वो ही काम करेगा। मान लो कि किसी पर्सन, थर्ड पर्सन जो हैकर है कोई भी है, जिसने ये वैसा ऐड क्रिएट किया, वो चाहता है कि जब यूजर क्लिक करे तो डायरेक्ट यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर या फिर इस एप्लीकेशन या फिर यहाँ पर उसको उसको ला दिया जाए, ट्रिगर कर दे। ऐसा हो सकता है, यानी जितना भी एक्टिविटी जो ऐड का है वो उस व्यक्ति के द्वारा डिसाइड किया गया, बस देरी है यूजर को उस ऐड पर क्लिक करने। तो इट डिस्प्लेस अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट,
हमारे सामने बहुत सारे अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट आते हैं, लेकिन बहुत सारे नुकसान नहीं होते। नुकसान वही होता है जिसने अपने पर्पज से उसके लिए वो डिजाइन किया हो, यानी नुकसानदायक वो ऐड हो। नुकसानदायक बहुत सारे जो ऐड होते हैं वो प्रोडक्ट्स के लिए होते हैं, प्रोडक्ट्स के लिए होता है तो वो नुकसानदायक नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट अटैक्स, साइबर अटैक्स। ऐसे बहुत सारे एड्स हैं जो कि साइबर अटैक्स नहीं करते, वो एज अ साइबर अटैक नहीं करते। एड्स ऐसे भी बहुत होते हैं जो क्रिएट किया जाता है बाय द पर्सन ऑफ, हैकिंग हो सकता है, वो हैकर हो सकता है, वो पर्सन इसलिए कर सकता है ताकि साइबर अटैक्स हो सके। इट स्लोज डाउन सिस्टम परफॉर्मेंस। ये जो एडवेयर है वो सिस्टम की परफॉर्मेंस को स्लो कर देता है। नेक्स्ट है फिशिंग। नेक्स्ट इज फिशिंग। नेक्स्ट इज फिशिंग। फिशिंग इज अ सोशल इंजीनियरिंग अटैक। इसमें थोड़ा सा स्केल वगैरह लगता है। फिशिंग की बात करें, फिशिंग फेक ईमेल्स और इमेजेस। इसमें क्या होता है, ईमेल्स में देखोगे तो फिशिंग नाम का एक छोटा सा पॉइंट पढ़ाया जाता है। फिशिंग कुछ इस तरह का होता है कि फेक ईमेल्स प्रोवाइड किया जाता है यूजर को, फेक ईमेल भेजा जाता है, फेक ईमेल्स भेजा जाता है, फेक मैसेज भेजा जाता है। बस अगर यूजर ने उसे क्लिक किया या यूज किया उस ईमेल को, तो वहां पर वो यूजर गलत वे में चला गया, यानी उसने उस पर साइबर अटैक हो गया, ऐसा बोल सकते हैं। साइबर अटैक्स, बहुत सारे ऐसे ईमेल्स होते हैं जो फेक ईमेल्स की तरह होते हैं, लेकिन हमारा जो जीमेल है या फिर कोई भी ईमेल जीमेल है, एक फिशिंग नाम का ऑप्शन होता है, वो उसे फिनिश कर लेता है फेक ईमेल्स को या स्पैम ईमेल्स को, और उसको साइड में रख देता है। उसे बोलते हैं, यानी फेक ईमेल्स को फिनिशिंग करना, या फेक इमेजेस से उसको फिनिशिंग पकड़ना। समझ। तो ये सभी काम होता है सोशल इंजीनियरिंग अटैक। ये सभी सोशल इंजीनियरिंग का अटैक होता है। फिशिंग इज अ सोशल इंजीनियरिंग अटैक, जिसमें जीमेल वगैरह आता है। इट ट्रिक्स यूजर्स इनटू रिवीलिंग पासवर्ड्स, ओटीपी, बैंक डिटेल। ये सभी ऐसा इसलिए होता है ताकि वो रिवील करा सके यूजर से पासवर्ड्स या ओटीपी या बैंक डिटेल्स, ये सभी रिवील करा सके। जैसे मैसेज भेजा या पेमेंट्स किया, अगर फिर वो ईमेल से कम्युनिकेट करने करने लगा वो यूजर, मान लो फिर क्या होगा, उधर से वो पूछेगा कि सर send your password send your user OTP that came right now on your phone, and user will send instant, what will happen? उधर से तो फेक ईमेल से फेक मैसेज से तो अपना गलत फायदा उठाए। ऐसा मेरा ओवरऑल कहने का मतलब कि ऐसा जो फेक ईमेल्स और इमेजेस भेजा जा रहा है, जस्ट पर्पस इज टू रिवील पासवर्ड, ओटीपी और बैंक डिटेल्स। इसे सर और समझ सकते हो कि अगर ये सभी का एक्सेस चला गया थ्रू फेक ईमेल्स और मैसेजेस, तो फिर क्या से क्या हो सकता है यूजर का। तो इस तरह के जो अटैक्स होते हैं उसे बोलते हैं फिशिंग अटैक्स। और ये ऐसा छोटा नाम का ये ऑप्शन होता है जीमेल वगैरह में, वहां भी पढ़ाया जाता है। इट प्रिवेंटेड टू बी ट्रस्टेड इन एंटिटी ओरिजिनल लोगोस एंड सिमिलर लैंग्वेज। सिंपल वी हैव अंडरस्टूड क्या मतलब है इसका। नेक्स्ट है रूट किट। नेक्स्ट इज रूट किट। रूट किट इज आल्सो साइबर अटैक, लेकिन सबका अलग अलग तरह का साइबर अटैक है, सबका लेवल। कोई ऐड की तरह ऐड के रूप में आ रहा है, तो कोई फेक ईमेल्स के रूप में आ रहा है। स्टार्टिंग में तो फाइल के साथ अटैच था। दूसरा था कि वर्म था जो कि अपने आप को रिपीट करता था बिना यूजर एक्शन के। एक था कि सॉफ्टवेयर के द्वारा इंस्टॉल हो गया और वो बैकग्राउंड में काम कर रहा है। और नेक्स्ट जो स्पाईवेयर, जो कि अगर एक बार इंस्टॉल हो गया तो वो अपने आप को गुप्त रख लेता है, यूजर को आसानी से पता नहीं चलने देता। ये सभी साइबर अटैक्स के टाइप्स है। मतलब सब सबका काम एक ही है,
थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन लेकिन सबका जो ये अटैक्स हो रहा है वो सब प्रोसेस अलग अलग है, तरीका अलग अलग है। लेट्स टॉक अबाउट रूट किट malware. This is a malware that hides its presence in the system. ऐसा malware एवरी जितना भी हमने पढ़ा अभी तक वो सभी मालवेयर है। तो ऐसा मालवेयर रूटकिट इज सच मालवेयर दैट हाइड्स इट्स प्रेजेंस इन द सिस्टम। ऐसा मालवेयर जो सिस्टम में अपनी मौजूदगी छुपा लेता है, मतलब इट प्रोवाइड्स अनऑथराइज्ड रूट, यानी यानी ऑथेंटिक रूट को प्रोवाइड करता है। ऑथेंटिक रूट को प्रोवाइड नहीं करता बल्कि अनऑथेंटिक रूट को प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस फॉर रूटकिट। अच्छा, जो स्पाईवेयर से भी ज्यादा डेंजरस है वो रूटकिट। ये पूरी तरह से अपनी मौजूदगी को हटा देगा कि मैं आई एम प्रेजेंट इन योर सिस्टम। इट विल नॉट डिक्लेयर कि आई एम प्रेजेंट इन योर सिस्टम। कौन रूटकिट है कितना सीक्रेटली काम करेगा, यानी ये स्पाईवेयर से भी मतलब इंस्टॉल में या रिमूव या डिलीट करने में बहुत 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 ज़्यादा डिफिकल्ट हो, रिमूव या अनइंस्टॉल करने में, कि पूरी तरह से अपने आप को छिपा लेता है सिस्टम। यही मतलब है यहाँ दैट हाइड्स इट्स प्रेजेंस, यानी अपनी मौजूदगी को, प्रेजेंस मतलब बोले तो अपनी मौजूदगी को इसमें सिस्टम में पूरी तरह से छिपा लेता है। यूजर को पता चलना नामुमकिन के बराबर होता है। बिगनर को तो पता ही नहीं चलेगा, यहाँ तक प्रोफेशनल को भी आसानी से पता नहीं चलता, लेकिन अगर एफर्ट्स लगाया जाए, टाइम दिया जाए, तो उन्हें भी पता चल जाता है, उन्हें पता चल जाता है। तो एक चीज इसकी ये खासियत है कि रूटकिट की बहुत ही डिफिकल्ट होता है इसे डिटेक्ट करना, पता करना। डिटेक्ट मतलब इसे पता करना, पहचानना और रिमूव करना। अगर पता चल जाता है तो रिमूव करने में भी बहुत कठिनाई होती है रूटकिट को रिमूव करने में, इतना डिफिकल्ट। एक चीज ये है कि डिटेक्ट करना ही इतना डिफिकल्ट है, तो कब ये काम करके निकल गया कोई पता नहीं। फिर उसके बाद है रूटकिट हाइड्स मैलिशियस एक्टिविटी। ये हानिकारक गतिविधियों को छिपाता है। कीलॉगर, जैसे कि हमने स्पाइस वेयर में पढ़ा, कीलॉगर कीवर्ड से रिलेटेड रिकॉर्ड से की स्ट्रोक्स टाइप्ड बाय यूजर, यानी जो भी यूजर टाइप करेगा कीवर्ड का वो सभी एज अ स्टैटिस्टिक है ना, वो पर्सन जिसने ये लगा दिया कीलॉगर्स, वो सभी वो मॉनिटर कर रहा होगा। ठीक है, यानी इट रिकॉर्ड्स की स्ट्रोक की स्ट्रोक्स टाइप्ड बाय यूजर। यूजर ने जितना भी की स्ट्रोक्स टाइप किया होगा, जो क्या क्या टाइप किया होगा, सब वो की लॉगर के द्वारा रिकॉर्ड कर दिया जाएगा और उसके बाद इन्फॉर्मेशन ये चल जाएगा। इट स्टील्स पासवर्ड्स पिन्स एंड कॉन्फिडेंशियल डाटा। इस तरह जो जो टाइप हो रहा है यहाँ से भी, क्योंकि यहाँ से भी इंफॉर्मेशन चल जाता है ना, क्योंकि तरीके अलग अलग है पासवर्ड को स्टील करने का, पिन का और कॉन्फिडेंशियल डाटा का, सबका तरीका अलग अलग है। इट कैन बी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बेस्ड। कीलॉगर या तो सॉफ्टवेयर हो सकता है या फिर हार्डवेयर बेस्ड हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कीलॉगर रिकॉर्ड। दिस इज नॉट बट कीलॉगर रिकॉर्ड्स कीवर्ड इनपुट। ये सिर्फ कीवर्ड के इनपुट को रिकॉर्ड करता है, दैट्स इट, और उसी की हेल्प से स्टील कर लेता है पासवर्ड, पिन्स एंड कॉन्फिडेंशियल डाटा। नेक्स्ट है लॉजिक बॉम्ब, malicious code triggered by a specific condition or time। यानी कंडीशन दिया गया और एक टाइम, जैसे रिमेन्स इनएक्टिव अंटिल कंडीशन इज मेट। जब तक कंडीशन अप्लाई नहीं होगा तब तक वो इनएक्टिव रहेगा, लेकिन जैसे कंडीशन अप्लाई, जैसे मान लो यूजर ने कहा, तो अगर वो कंडीशन वैलिड हो गया तो फिर वो एक्टिव हो जाएगा, वो मालवेयर एक्टिव हो जाएगा। जब तक कंडीशन कंडीशन अप्लाई नहीं होता, मेरा कहने का मतलब है जो कंडीशन उसमें लगाया गया उसका एग्जैक्ट उसे वो आउटपुट नहीं मिल जाता, तब तक वो एक्टिव नहीं होगा, तब तक वो इनएक्टिव है। लेकिन जब जब उसको आउटपुट रिजल्ट रियल मिल जाएगा तब फिर वो एक्टिव हो जाएगा, अपना काम करेगा, अचानक अपना काम। ये था इसका काम।
यूज्ड फॉर सब स्टेज के लिए यूज किया जाता है, ठीक। इंटेंशनली प्लेस्ड अंटिल अ स्पेसिफिक कंडीशन आ, ये तब तक प्रेजेंट रहेगा तब जब तक इसका कंडीशन मौजूद पूरी तरह से नहीं जाता, विशिष्ट शर्त होने तक जानबूझकर रखा गया। इट एक्टिवेट्स ऑन अ स्पेसिफिक इवेंट, एक टाइम पर या फिर एक इवेंट पर, या फिर जब तक कंडीशन पूरा नहीं हो जाता तब तक ये एक्टिवेट नहीं होता। ये तभी एक्टिवेट होगा जब स्पेसिफिक इवेंट होगा या फिर टाइम कंप्लीट होगा या फिर कंडीशन कंप्लीट होगा, तब ये एक्टिवेट होगा। नाउ नेक्स्ट इज अ बैकडोर, वही बैकडोर की तरह है। हिडन एंट्री पॉइंट इनटू सिस्टम, सिस्टम में छिपा हुआ प्रवेश द्वार, बाईपास करता है नॉर्मल ऑथेंटिक सामान्य प्रमाणीकरण को बाईपास करता है ये बैकडोर। ऑफ्टन इंस्टॉल बाय अटैकर्स और ट्रोजन्स, ये ज़्यादातर जो इंस्टॉल्स होता है वो अटैकर्स या ट्रोजन्स के द्वारा ये इंस्टॉल होता है, और ये सिस्टम में छिपा हुआ प्रवेश द्वार है। बैकडोर अलाउस सीक्रेट सिस्टम एक्सेस, यानी बैकडोर है वो गुप्त रूप से सिस्टम में प्रवेश की अनुमति देता है, गुप्त रूप से सिस्टम में प्रवेश की अनुमति, सिस्टम में प्रवेश की अनुमति। फिर उसके बाद डोस या डिडोस अटैक, बहुत सारे हैं ऐसे, बहुत सारे हैं। फिर है हमारे पास डोस और डोडोस अटैक। ये क्या है? इट ओवरलोड्स सर्वर और नेटवर्क विद ट्रैफिक, ये सर्वर को ओवरलोड करता है या फिर ओवरलोड नेटवर्क को करता है या सर्वर को करता है विद ट्रैफिक, यानी सर्वर या नेटवर्क पर अत्यधिक ट्रैफिक डालकर उसे ओवरलोड करता है, किसी किसी सर्वर या नेटवर्क को उसे ओवरलोड करता है विद ट्रैफिक या ट्रैफिक की हेल्प से। इट मेक्स सर्विसेज अनएबल टू यूजर, यानी यूजर के लिए वो सर्विस अनएबल हो जाता है जैसे ये ओवरलोड हुआ सर्वर और नेटवर्क का विद ट्रैफिक, तब जब वो यूजर यूज करेगा तो उसके लिए अनएबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हैकर है, फिर यहाँ पर हैकर इन रिक्वेस्ट है, ठीक है, ये सर्वर है, ये हैकर ये हैकर, तो ये डोस हो गया है, ये डोस अटैक, ये मोबाइल्स पे गिरा, तो ये सर्वर पे गिरा, तो यहाँ पर क्या करेगा ये ज़्यादा अत्यधिक ट्रैफिक डालकर उस सर्वर को ओवरलोड कर देगा। इससे क्या होगा कि वो जो सर्विस हम लेना चाह रहे हैं इंटरनेट पर वो नहीं मिलेगी, वहाँ पर अनेबल कर देगा, ये यूजर के लिए अनेबल हो जाएगा। ये अनेबल कैसे होगा? ज़्यादा ट्रैफिक ओवरलोड करने के बाद, ज़्यादा ट्रैफिक ओवरलोड करने के बाद तब ये सर्वर हमारे या नेटवर्क अनेबल हो जाएगा। डोस अटैक्स क्रैश सिस्टम, डोस है वो सिस्टम को क्रैश सिस्टम को अटैक्स करता है, डोस हमले सिस्टम को क्रैश कर देता है। So we were talking about ये DOS अटैक क्रैश सिस्टम। नेक्स्ट है ब्रूट फोर्स अटैक। दिस इज अ ट्रायल एंड एरर मेथड यूज्ड टू क्रैक मल्टीपल पासवर्ड कॉम्बिनेशंस, यानी मल्टीपल पासवर्ड कम्युनिकेशन को क्रैक करने के लिए ये ट्रायल और एरर मेथड का यूज किया जाता है, उसे हम बोलते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक्स पासवर्ड, ये इनका काम ज़्यादा होता है पासवर्ड पर अटैक करना। Now next है साइबर सिक्योरिटी टूल्स एंड मेजर्स। जैसे साइबर सिक्योरिटी टूल्स है, तो हम जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे टूल्स और सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं ताकि साइबर अटैक से बचा जा सके। इसमें से पहला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये सभी ये सभी वायरस के दुश्मन है। ये सभी नहीं, मतलब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वायरस का दुश्मन बन के आता है, तो यानी वो वायरस को रिमूव करने का काम होता है उसका। फायरवेल हो गया, एनक्रिप्शन, ये सभी टूल्स वगैरह हैं। और कुछ टूल्स ऐसे जो मेजर बताता है कि कितने साइबर अटैक्स हुए वगैरह वगैरह, वो आपको मैसेज को अपने ग्रुप में देगा और वहाँ पर ऑप्शन देता है कि जितना भी आया है अभी अभी तक, ये जो डिटेक्ट किया गया
कि आप इसे रिमूव करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो वहाँ ऑप्शन देता है, तो यू हैव टू क्लिक ऑन दैट इफ यू एग्री देन स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ये सब नाम है वगैरह, टू टूल्स है वगैरह, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, ये सभी भी जैसे व्हाट्सएप में भी है ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, जीमेल में भी ये सब है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ये सब बोला जाता है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालो, इंक्रिप्शन नाम का, जैसे कि व्हाट्सएप होता है ना एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, इसका मतलब होता है कि सिर्फ एक व्यक्ति, दो व्यक्ति के बीच में वो बात रहा, बीच में कोई व्यक्ति उसे हैक या फिर उससे फ्रीज नहीं कर सकता उस बात को, उस डाटा को, ठीक है। रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स, और अगर साइबर सिक्योरिटी मतलब परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हो तो सॉफ्टवेयर का अपडेट करते जाओ, और यूट्यूब फैक्टर ये लगाओ, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखो, एनक्रिप्ट कर दो, बाकी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करो, फायरवॉल ये सब यूज करो। ये सब इससे क्या होगा कि जो सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी फ्रॉम साइबर अटैकर से ज़्यादा ये सिक्योर रहेगा, साइबर अटैक से ज़्यादा सिक्योर रहेगा ये सभी यूज करने से, ठीक। ये सभी अगर इस तरह होता है तो होता क्या है, ये सब होने से पहले ये सब ये, ये सब लगा देना जरूरी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी टूल्स, जैसे में एनक्रिप्शन, पैकेट स्निप्स हो गया, नेटवर्क सिक्योरिटी मॉनिटरिंग हो गया, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल्स, ये सभी टूल्स हैं जो साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देता है, साइबर अटैक्स को रिड्यूस करता है। साइबर सिक्योरिटी टूल से हेल्प प्रोटेक्ट सिस्टम्स एंड डाटा, ये सभी टूल्स सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है और डाटा को प्रोटेक्ट करता है। फिर इसके बाद आता है हैकिंग, hackers related. The hacking is the act of accessing computer system networks or data. हैकिंग का काम, हैकर का काम इतना होता है कि कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर लेता है, नेटवर्क को एक्सेस कर लेता है, डाटा को एक्सेस कर लेता है, मतलब उसके पास एक्सेस चला गया कंप्यूटर सिस्टम का, नेटवर्क और डाटा का, यही काम होता है हैकिंग। कैन बी अथॉराइज्ड, एथिकल और अनअथॉराइज्ड, अनअथॉराइज्ड बोले तो इलीगल और अथॉराइज्ड बोले तो लीगल या एथिकल। तो सिखाया तो एथिकली जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो इलीगल रूप से उसे यूज करते हैं, जो भी चीज़ सिखा गया एज अ हैकर बनने के लिए, सिखाया तो एथिकली जाता है, लेकिन लोग कुछ ऐसे होते हैं कि इलीगल रूप से यूज करते हैं। इट इज यूज्ड टू टेस्ट सिक्योरिटी, टू स्टील डाटा, टू डिस्टर्ब सर्विसेज और टू गेन कंट्रोल, ये सभी सिक्योरिटी को टेस्ट करने के लिए या फिर डाटा को स्टील करने के लिए, सर्विसेज को डिस्टर्ब करने के लिए या फिर कंट्रोल को गेन करने के लिए यूज किया जाता है, का यूज किया जाता है। इससे सुरक्षा जांचने, डेटा चुराने, सेवाओं में बाधा डालने, डिस्टर्ब मतलब बाधा, गेन मतलब प्राप्त, इट इन्वॉल्व्स एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटीज इन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और ह्यूमंस। एक तरफ से कहे तो इसमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और मानव की कमजोरियों को दुरुपयोग किया जाता है। देखो सिस्टम हैक हुआ, इसका मतलब ह्यूमन को भी एक तरफ से हैक कर लिया, एक तरफ से कह सकते हैं, क्योंकि यार कंट्रोल ह्यूमन वाला, ह्यूमन का कंट्रोल किया ना, डाटा चला गया, सिस्टम चला गया, एक तरफ से ह्यूमन को कंट्रोल कर लिया, इनडायरेक्टली बोल सकते हैं असर किस पर जाता है, ह्यूमन पर जाता है। हैकिंग इज एक्सेसिंग सिस्टम्स और डाटा इलीगली और इलीगली, हैकिंग इज व्हाट, सिस्टम को हैक करना, सिस्टम का एक्सेस लेना, डाटा का एक्सेस लेना लीगली या इलीगली रूप से, दिस इज व्हाट इज हैकिंग। फिशिंग का मतलब वही बात हो, फिशिंग, फेक इमेजेस, मैसेजेस, वेबसाइट इज यूज्ड टू स्टील पासवर्ड्स, ओटीपी, इस तरह से भी क्या पासवर्ड को, पासवर्ड का एक्सेस ले सकता है, ओटीपी का एक्सेस ले सकता है, बैंक डिटेल्स का एक्सेस ले सकता है, इसको बोलते हैं फिशिंग। अपीयर्स टू कम फ्रॉम ए ट्रस्टेड सोर्स, ऐसा लगता है कि कोई ट्रस्टेड सोर्स से आ रहा है, बट नहीं, रियली क्या होता है, it is a complete fake, commonly targets email। जो फिशिंग केस वाला है ये ज़्यादा टारगेट करता है ईमेल के मैसेजेस को लेकर, बैंकिंग को लेकर, सोशल मीडिया को लेकर, सोशल मीडिया में ये ज़्यादा अटैक्स होते हैं, टारगेट्स करता है उसको। फिशिंग इज अ सोशल इंजीनियरिंग अटैक, ठीक, ऐसे बहुत सारे हैं। ये सभी अब जो बात होगा वो हैकिंग को लेकर बात होगा, कुछ पॉइंट्स हैं।